हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। इट इज़ द इमेजिनरी पॉइंट वेयर द एंटायर वेट ऑफ बॉडी कैन बी इमेजिन टू बी कंसनट्रेटेड एट। ये किसी भी बॉडी का वो इमेजिनरी पॉइंट है जिस पर हम ये एज्यूम करते हैं कि उसका सारा वेट कंसनट्रेट कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक डायग्राम ले लेता हूँ। ये मेरी कोई एक बॉडी है और इस बॉडी का वेट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इस पॉइंट पे एक्ट कंसंट्रेट कर रहा है पॉइंट पी पर। तो अगर मैं इस बॉडी को किसी भी पॉइंटेड चीज़ के ऊपर पी पॉइंट पर रखता हूँ तो मैं एज्यूम करूँगा कि ये बॉडी स्टेबल कंडीशन में रहेगी, जिस कंडीशन में रखी है, क्योंकि इसका सारा वेट जो है वो इस पॉइंट पी पर एक्ट कर रहा है। तो अगर मैं इस बॉडी को किसी भी पॉइंटेड चीज़ पर पी पॉइंट पर रख दूं तो मेरी बॉडी स्टेबल कंडीशन में रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसका सारा वेट इसी पॉइंट पर लग रहा है। तो अगर इस बॉडी का सारा वेट इस पॉइंट पर लग रहा है तो ये बॉडी इस स्टेबल कंडीशन में रहेगी। वहीं पर अगर मैं इस बॉडी को पी पॉइंट पे ना रख के किसी और पॉइंट पे रखता हूँ तो वो स्टेबल कंडीशन में नहीं रहेगी, वो गिर जाएगी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मेरा क्या चीज़ क्लियर हो गई कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वह इमेजिनरी पॉइंट है जिस पर बॉडी का पूरा एंटायर वेट कंसंट्रेट करता है। नेक्स्ट है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया एंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया या एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एरिया, किसी भी एरिया की वह ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी which reflect how its point are distributed with regard to an arbitrary axis। किसी भी arbitrary axis के रिस्पेक्ट में इसके बाकी जो पॉइंट्स हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ये हमें पता चलता है किससे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। एग्जाम्पल के लिए मैं एक बॉडी ले लेता हूँ और मुझे इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो इससे क्या मतलब है कि इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस बॉडी के जो बाकी पॉइंट्स हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। मैं कोई भी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूँ, मतलब किसी भी एक्सिस के अलोंग इस बॉडी के जो बाकी पॉइंट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन देख सकता हूँ कि किस एक्सिस के अलोंग बॉडी के जो अदर पॉइंट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड किस प्रकार से हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हमें क्या जानकारी मिलती है? द सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया इज मेजर ऑफ इफिशिएंसी ऑफ क्रॉस सेक्शन टू रेजिस्ट बेंडिंग कॉज्ड बाय लोडिंग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या पता चलता है हमें कि उसके बेंडिंग को रेजिस्ट करने की एफिशिएंसी कितनी अच्छी है। हमने बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था कि न्यूट्रल एक्सिस से जितना ज़्यादा एरिया दूर होगा उतना ही अच्छी मेरी बीम होगी बेंडिंग में। तो ये हमें कैसे पता चला? ये हमें सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया से पता चला कि उसके पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन न्यूट्रल एक्सिस से जितना दूर होगा उतना ही अच्छा है बेंडिंग के लिए। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या पता चल गया कि बॉडी के बेंडिंग को रेजिस्ट करने की एफिशिएंसी कैसी है। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मैंने एक बीम ली है, पहले इस बीम को विड्थ के अलोंग रखा है, उसके बाद इस बीम को हाइट के अलोंग रख दिया। तो फर्स्ट केस में हम देखेंगे कि अगर इस पर लोड लगा तो बीम बिल्कुल भी बेंड नहीं हुई, जबकि सेकंड केस में बीम बेंड हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इस केस में अगर मैं आर्बिट्री एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस लूँ तो मैं देखूँगा कि मोस्ट ऑफ द एरिया जो है वो न्यूट्रल एक्सिस के पास ही कंसंट्रेटेड है, जबकि हम फर्स्ट केस में देखें तो हमारा जो एरिया है
वो न्यूट्रल एक्सिस से दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इस बीम की बेंडिंग में एफिशिएंसी अच्छी है एज़ कंपेयर टू सेकेंड बीम। तो हम यही लिखा है, पढ़ लेते हैं। बोथ बीम है सेम एरिया, दोनों बीम का एरिया सेम है एंड शेप भी सेम है। बीम 1 इज स्ट्रोंगर देन बीम 2 बिकॉज इट हैज़ हाई सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो फर्स्ट बीम है उसका सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, और सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बताता है एफिशिएंसी इन बेंडिंग। नेक्स्ट पॉइंट है ओरिएंटेशन कैन चेंज सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। हम अगर किसी भी बीम का ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे तो उसका मोमेंट ऑफ एरिया चेंज हो जाएगा। रेक्टेंगल के लिए हमारा मोमेंट ऑफ एरिया होता है BH3/12। तो मेरा फर्स्ट केस में मोमेंट ऑफ एरिया हो गया BH3/12। अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो मेरा मोमेंट ऑफ एरिया कितना हो जाएगा HB3/12। और मेरी हाइट ज़्यादा है, B कम है, तो मेरी ये जो वैल्यू आएगी वो इससे कम आएगी फर्स्ट वाले बीम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या पता चल गया कि उसकी एफिशिएंसी बेंडिंग में कैसी है। सो द बेस्ट वे टू गेट हाई सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया इज़ टू गेट एज मच एरिया एज पॉसिबल द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस। जितना हम सेंट्रल एक्सिस से एरिया को, जितना ज़्यादा एरिया दूर रखेंगे उतनी ही मेरी सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। नेक्स्ट, अब मुझे अगर किसी बॉडी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG की कैलकुलेशन करनी है तो मैं कैसे करूँगा। मान लीजिए मेरी ये कोई बॉडी है, इसमें 3 रेक्टेंगल्स हैं, तो मैं इसको 3 रेक्टेंगल कंसीडर करके चलूँगा। इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब मैं तीनों रेक्टेंगल का एरिया अलग अलग कैलकुलेट करूँगा, तीनों रेक्टेंगल की अलग अलग CG कैलकुलेट करूँगा। उसके बाद मैं इस फॉर्मूले में अगर A1 और X1 की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगी। A1 मेरा हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का एरिया, A2 हो जाएगा सेकंड पार्ट का एरिया, A3 हो जाएगा पार्ट का एरिया। X1 हो जाएगी मेरी फर्स्ट पार्ट की CG, X2 हो जाएगी सेकंड पार्ट की CG और X3 हो जाएगी थर्ड पार्ट की CG। अगर और भी पार्ट होते हैं तो मैं फिर A4 X4 A5 X5 ऐसे एक्सटेंड करते जाऊंगा फॉर्मूले को। तो यहाँ से मेरी जो आएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो अलोंग X एक्सिस आएगी, मतलब X एक्सिस में आएगी। सिमिलरली अगर मुझे Y एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है तो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। क्लियर। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये मेरा एक L सेक्शन दिया है जिसका मुझे CG फाइंड करना है अलोंग X एक्सिस एंड Y एक्सिस। तो इस L सेक्शन को, ये मेरा जो L सेक्शन है इसके मुझे डायमेंशन दिए हैं। टॉप पोर्शन की विड्थ 20 mm दी है। इस L सेक्शन की टोटल हाइट मुझे 100 mm दी है और टोटल विड्थ दी है 80 mm। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं 2 रेफरेंस लाइन मानूँगा 1 1 2 2। अब मेरी जो CG निकलेगी इस रेफरेंस लाइन के अलोंग निकलेगी। मतलब अगर मैं इस लाइन से ऊपर डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा तो मैं किधर जाऊँगा, ऊपर मेरी 2 एक्सिस होती हैं, एक X एक्सिस एक Y एक्सिस। तो इस रेफरेंस लाइन से जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा उसको मैं Y से रिप्रेजेंट करूँगा। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट का लूँगा तो Y1 लिखूँगा और सेकंड पार्ट का लूँगा तो Y2 लिखूँगा। सिमिलरली ये जो मेरी सेकंड रेफरेंस लाइन है 2 2, इससे जो मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा उसको लिखूँगा X। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की लूँगा तो X1 लिखूँगा और सेकंड पार्ट की लूँगा तो X2 लिखूँगा। और जो मेरी रेफरेंस लाइन 1 1 से जो डिस्टेंस आएगी उसको मैं Y बार बोलूँगा, और 2 2 लाइन से जो मेरी CG आएगी उसको मैं क्या बोलूँगा, X बार। क्लियर। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले मैं रेफरेंस लाइन लूँगा 1 1 और 2 2। सबसे पहले रेफरेंस लाइन कहाँ लेनी है, दोनों बेस पॉइंट पर।
तो हम बेस बॉटम को भी मान सकते हैं और टॉप को भी मान सकते हैं। सिमिलरली जो 2 2 लिया है उसको लेफ़्ट में भी ले सकता हूँ और राइट में भी ले सकता हूँ, लेकिन लेना मुझे एंड पर ही है, या तो स्टार्टिंग पॉइंट पर या एंड पॉइंट पर। सिमिलरली या तो सबसे बॉटम में या सबसे टॉप पर। तो इस केस में मैं रेफरेंस लाइन सबसे बॉटम में मान के चल रहा हूँ और दूसरी रेफरेंस लाइन सबसे लेफ़्ट वाले फेस पे मान के चल रहा हूँ। तो ये मेरी रेफरेंस लाइन 1 1 हो गई और ये मेरी रेफरेंस लाइन 2 2 हो गई। अब मैं जो x बार और y बार कैलकुलेट करूँगा इस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में करूँगा। तो हम सबसे पहले इस L सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो मेरा ये जो L सेक्शन है इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया और ये मेरा सेकंड पार्ट हो गया। अब इस पार्ट का एरिया को मैं A1 बोलूँगा और इस पार्ट का जो एरिया होगा उसको A2 बोलूँगा। तो हम देखते हैं, पहले पार्ट की मेरी विड्थ 20 mm है और टोटल डेप्थ कितनी है 100, तो मेरा एरिया हो जाएगा 20 × 100। अब मुझे देखनी है सेंट्रोइडल डिस्टेंस y। मैंने बताया था y बार हम क्या लेंगे, इस बेस लाइन से सेंट्रोइडल डिस्टेंस। तो अगर कोई रेक्टेंगल दिया हुआ हो तो उसका जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस है वो सेंटर में रहता है हमेशा रेक्टेंगल के लिए। तो क्या कहाँ रहेगा, सेंटर में। तो अगर इसकी टोटल डेप्थ 100 है तो सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 50। तो हमारी y डायरेक्शन में सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितनी हो गई 50। सिमिलरली x डायरेक्शन में अगर मैं देखूं, x मतलब मेरी ये डायरेक्शन होती है x, तो इस डायरेक्शन में भी मेरी जो CG होगी वो सेंटर पे होगी। तो अगर मेरी ये टोटल डिस्टेंस 20 है तो इसकी CG कहाँ होगी, 20 के सेंटर में, मतलब 10 पर। तो ये मेरी क्या आ गई x1 बार और ये क्या आ गई थी y1 बार। तो मेरी y1 आ गई, x1 आ गई और एरिया आ गया। तो मैं इन दोनों का इनटू करूँगा तो यहाँ से मेरा A1 y1 आ जाएगा और इन दोनों का इनटू करूँगा तो A2 y2 आ जाएगा। सिमिलरली मैं सेकंड पार्ट के लिए कैलकुलेट करता हूँ। तो सेकंड पार्ट में अब मेरे पास सेकंड पार्ट ये बचा, इसकी टोटल बेस की डिस्टेंस थी 80, इसमें से 20 mm जो है मैं फर्स्ट पार्ट में कंसीडर कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो इसमें से अगर 20 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे सेकंड पार्ट की विड्थ बचेगी। तो सेकंड पार्ट की विड्थ कितनी बची 60 और मेरे पास डेप्थ दी है 20, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 60 × 20। तो मेरा एरिया आ गया 60 × 20। अब मुझे y डायरेक्शन में सेंट्रोइडल डिस्टेंस लेनी है। तो अभी मैंने बताया कि कैसा भी रेक्टेंगल हो किसी भी टाइप का, अगर वो रेक्टेंगल है तो उसकी जो CG होगी उसके सेंटर पे एक्ट करेगी, चाहे हम x डायरेक्शन की बात करें चाहे y डायरेक्शन की बात करें। तो पहले हम x डायरेक्शन में देख लेते हैं। तो अगर इसकी टोटल डेप्थ 100 थी तो सेंट्रोइडल डिस्टेंस हमने 50 ली। इसकी टोटल डेप्थ 20 है तो सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 y डायरेक्शन में। तो हमारा y2 बार कितना आ गया 10। सिमिलरली अगर इसकी टोटल विड्थ 60 है तो इसकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 30। बट हमको रेफरेंस कहाँ से लेना है 2 2 लाइन से, रेफरेंस लाइन हमको 2 2 लेनी है ना, तो हमको इस 2 2 से कैलकुलेट करना है। तो 2 2 की सेंट्रोइडल डिस्टेंस आ गई 30 और अगर मैं इसमें ये 20 भी जोड़ दूँ तो मेरे रेफरेंस लाइन से पूरी इसकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस आ जाएगी। या फिर दूसरा तरीका ये है, टोटल विड्थ 80 थी, अगर मैं इसकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस ये वाली माइनस कर दूं तो भी मेरा सेंट्रोइडल डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा मेरी सेंट्रोइडल डिस्टेंस, या तो मैं 20 + 30 कर लूँ या फिर 80 - 30 कर लूँ, कितना आ जाएगा मेरा 50। अब इसमें भी मैं क्या कर लूँगा, एरिया आ चुका है तो मेरा A2 y2 ये आ जाएगा और A2 x2 मेरा ये आ जाएगा। उसके बाद मैं सेंट्रोइडल डिस्टेंस x बार पूरे इस L सेक्शन की
मुझे अगर x बार कैलकुलेट करनी है, मतलब 2 से x बार कितनी आएगी, तो मेरा फॉर्मूला लग गया a1x1 + a2x2 अपॉन a1 + a2। हम वैल्यूज़ रख देंगे a1x1 और a2x2 की और a1 a2 की, तो यहाँ से मेरा x बार आ गया। सिमिलरली a1y1 + a2y2 अपॉन a1 + a2 से मेरा y बार आ गया। तो ये जो डिस्टेंस आई 2 से वो हो जाएगी मेरी x बार, और 1 से जो मेरी CG आएगी वो हो जाएगी मेरी y बार। तो ये मेरा L सेक्शन के लिए CG का कैलकुलेशन था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे अपना डाउट लिख सकते हैं, और अगर वीडियो समझ आ गया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।